किस्से गलियारों के पेश करते हैं। खदीजा मस्तूर की लिखी कहानी मैनू लै चले बाबुला लै चले वे। पतली सी नाली में पानी की धार रेंग रही थी और साबुन का फूला फूला झाग पानी पर गिलाफ की तरह चढ़ा हुआ मालूम हो रहा था। वो अभी अभी अंधेरे गुसलखाने से नहाकर निकला था और तौलिया से बाल खुश्क करता हुआ सहन में पड़ी आराम कुर्सी को धूप में घसीटकर सर्दी से अकड़ते हुए जिस्म को जरा गर्म करने के लिए बैठ गया था। तौलिया से बालों को रगड़ते हुए उसकी नज़र नाली पर पड़ी। गंदी कीचड़ भरी नाली में पानी रुक रुक कर बह रहा था। उसे अचानक वो वाकया याद आ गया जिसने उसके अत्यंत भावुक मन मस्तिष्क पर बुरी तरह असर किया था। कई दिन तक उसकी ये हालत रही थी जैसे वो इस घटना के अलावा कुछ सोच ही न सकता। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ भूलता गया। लेकिन आज बहुत दिन बाद साबुन के झाग के साथ बहती हुई पानी की धार ने उसके मन में इस घटना की याद पूरी तेजी से उभार दी। उसके दिल की गहराइयों में अनगिनत आहें घुटने लगी। उस वक्त उसकी हालत कुछ उस दिन जैसी होने लगी जब वो उसी घटना से दो चार हुआ था। हालांकि इसके पहले ऐसे ऐसे दर्दनाक दृश्य देखे थे कि पत्थर भी पिघल कर रह जाता, लेकिन कभी वो इस तक प्रभावित नहीं हुआ था। शहर की गहमा गहमी को मौत ने निगल लिया था। जिंदगी कोनों खदरों में मुंह छुपाए सिसक रही थी। वीरान कहती थी कि अब कभी आबाद न होंगे। मौत कहती थी कि मेरे चंगुल से अब कोई बच ना सकेगा। मगर सहायता समिति के दर्दमंद दिल कहते थे कि जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि हम इन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मौत के जाल में फंस जाने देंगे। वे जहाँ जहाँ जा सकते थे, जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे, रोती सिसकती मायूस जिंदगियों को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर शरणार्थियों के कैंप में पहुँचा रहे थे। उस दिन भी वे सारा दिन लारी पर सुनसान सड़क की कोने कोने का चक्कर लगाकर 50 दंगाग्रस्त इंसानों को कैंप में पहुंचाकर सुरक्षित कर चुका था और सारे दिन का थका हारा पुलिस चौकी पर लारी से उतरकर घर जाने के लिए पैदल चल रहा था। शाम के 5 बज रहे होंगे। वो जल्द से जल्द घर पहुंचकर आराम करने के लिए तेज तेज कदम उठा रहा था कि एकदम उसके पांव रुक गए। सड़क के किनारे 12-13 आदमी खड़े झुक झुक कर नाली में न जाने क्या देख रहे थे। वो उन सब के पास जाकर खड़ा हो गया। बिल्डिंग के सदर दरवाजे में बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था। वे सब उसे तोड़ने के बारे में सोच रहे थे। हम लोगों ने आज 3 दिन हुए इस घर के बच्चे बच्चे को पार लगा दिया, पर यह कैसे बचा रहा? सुर्ख आंखों और भयानक चेहरे वाला आदमी छुरा लहराने लगा। फिर तोड़ दो ना जी ताला। दूसरे ने जमीन पर लटकते हुए कमरबंद से अपना उलझता हुआ पांव निकालकर कहा। लेकिन सोचो तो, ताला पड़ा है, भला घर में कौन होगा? उसने लोगों को समझाना चाहा। कोई ना होगा तो क्या जादू का खेल हो रहा है? तीसरा सुर्ख सुर्ख आंखें निकालकर नाली की तरफ इशारा करके लगा। चौड़ी उथली नाली में बिल्डिंग से आता हुआ साबुन का झाग मिला। पानी कीचड़ में रेंग रहा था। मालूम होता है कोई गुसल फरमाया गया है। चौथा अपनी कमीज से छुरा साफ करने लगा और वो क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। उस वक्त वो सिपाहियों को बहुत दूर पुलिस चौकी पर छोड़कर आ रहा था और पुलिस का कहीं दूर दूर पता न था। ताला तोड़ दो जी, कई आवाज़ें एक साथ भिनभिनाई। लेकिन देखो ना, इंसानियत का तो ये तकाजा है। वो बदले के जोश से खुले हुए दांगों पर इंसानियत के तकाजों के छींटे देना चाहता था, लेकिन उसकी बात बीच में ही झपट ली गई। जब हमारी माँओं बहनों और हमारे भाइयों को खून में नहलाया जा रहा था, और तब आप कहाँ थे? कई आदमियों ने एक साथ सवाल किया। अपनी इंसानियत के साथ रहे होंगे। भयानक सूरत और सुर्ख आंखों वाले ने शैतानी कह कहा लगाया। लेकिन देखो ना, उसके दोनों हाथ बुलंद होकर झुक गए।
ताला तोड़ा जाएगा, आप क्यों मना कर रहे हैं? लोग उसे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसे वो उनमें से एक नहीं। मैं मना नहीं करता, ताला ज़रूर तोड़ दो, उसने बेबसी से कहा। वो जानता था कि उस वक्त उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, और अगर ज़्यादा विरोध किया तो उसे भी चीर फाड़ कर फेंक देंगे। ताले को थोड़ी ही देर में कुंडे से अलग कर दिया गया और वे सब अंदर दाखिल हो गए। वो सबके पीछे था, और जैसे जैसे उसकी रूह धड़क धड़क कर रो रही थी, वो छुपे हुए इंसान की जान बचाने के लिए तेजी से सोचने लगा। और अचानक उसके दिमाग ने जान बचाने की एक मामूली सी तरकीब सोच ही ली। देखो, यूं अंधाधुंध आगे मत बढ़ो। संभव है उसके पास बंदूक हो, मेरे पास राइफल है। मैं आगे चलता हूँ, तुम सब दबे कदमों से मेरे पीछे चलो, उसने आहिस्ता से कहा। सब उसका कहा मानकर उसके पीछे हो लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ तय करने लगा। 1, 2, 3। सीढ़ियाँ जैसे न खत्म होने वाली कड़ी हो गई थीं। वो सारा दिन काम करने के कारण बहुत थका हुआ था। उसका जिस्म और मन मस्तिष्क सभी निढाल हो गए थे, लेकिन उस वक्त वो जरा भी थकान न महसूस कर रहा था। वो सबसे आगे था और बराबर सोच रहा था कि जब पहले उस ऊंची बिल्डिंग में कत्ल खून का बाजार गर्म कर लिया गया था, एक को भी अपने हिसाब से न छोड़ा था, फिर भी वो छुपकर अपनी जान बचा गया। इस वक्त भी वो जैसे ही नजर आएगा उसे छुप जाने का इशारा कर देगा, उसे बता देगा कि मौत उससे चंद कदम के फासले पर लपकी चली आ रही है। निश्चय ही उस घर में ऐसी जगह जरूर होगी जिसमें वो पहले की तरह छुप सकता है। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, हर मंजिल के एक एक कोने को छान मारा। हर कमरे में वो सबसे पहले दाखिल होता था। वहाँ खामोशी और वीरानी के सिवाय कुछ न था। ऐसा लगता था कि उल्लुओं का राज है। लेकिन जब चौथी मंजिल पर जाने के लिए कदम उठ रहे थे तो न जाने क्यों उसका दिल फड़क फड़क कर दुआएं कर रहा था कि वहाँ भी कोई न हो, वहाँ भी उल्लुओं का राज हो। वो इंसानी खरास तरास के ऐसे नमूने देख चुका था कि अब अपने में कोई और नमूना देखने की शक्ति न पाता था। उसके कदम तेज हो गए थे। उसने पीछे दबे दबे कदमों आने वालों को कई गज पीछे छोड़ दिया था, और जब सीढ़ियां खत्म होते ही सबसे पहले कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे सहम कर रह गया। नीले साफ सुथरे लिबास में सजी एक बूटे से कद की खूबसूरत लड़की उसके सामने जमीन पर बैठी थी। उसकी नाक सुर्ख थी, पपोटे सुर्ख और फूले हुए, आंखें मुदी मुदी सी, और जिस्म निढाल। उसके बाल खुले हुए थे और हाथ में कंघा थामे सामने रखे आईने में अधखुली आंखों से देख रही थी। उसके पास ही जमीन पर साबुनदानी, तौलिया, क्लिप और बाल पेनें पड़ी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा था कि उसके सामने कोई जीता जागता इंसान है, कोई खूबसूरत रूह है, वो कोई परी है। लेकिन जब लड़की ने अपनी बोझिल आंखें उठाकर उसे देखा और उसके हाथ से कंधा छूटकर जमीन पर गिर गया, तो उसके जीते जागते अस्तित्व का एहसास हुआ, और फिर उसे बचाने के लिए उसकी रूह फड़की। उसने उसे छुप जाने के लिए इशारा किया, आहिस्ता से उसे बताया कि लोग पीछे आ रहे हैं। मगर लड़की जैसे अपनी जगह पर जमकर रह गई थी। उसे हल्की सी जुम्बिश भी न हुई। लड़की ने बस एक बार उसे बेबसी से देखा और नजरें झुका ली। सब लोग कमरे में घुस आए। उनके लहराते हुए छुरे नीचे झुक गए। वे सब शैतानी हंसी हंसने लगे। पहाड़ खोदा था तो चूहिया निकली। सुर्ख आंखों वाले लड़की की तरफ बढ़ा और उसे महसूस हुआ कि जोर से भूचाल आ गया। लड़की का चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा था। रहम करो, इसे मत छूना, वो लड़की और सुर्ख आंखों वाले के बीच आकर पागलों की तरह चीखा। अरे, तो क्या बदन मैला हो जाएगा? मेहनत करे भी भागता कौवे मेवे खाएं। अजी, अपनी राह लगिए, एक ने कहा, और फिर सब हंसने लगे। दो आदमियों ने धक्के देकर उसे लड़की के पास से हटा दिया। नहीं नहीं, वो फिर लड़की के सामने आ जाना चाहता था कि सुर्ख आंखें वालों ने अपना छुरा उसके सीने पर रख दिया।
फिर एक ने लड़की को उठाकर भेड़ की तरह कंधे पर डाल लिया। लड़की के मुंह से कोई आवाज़ न निकली, उसने कोई विरोध न किया। लेकिन जब वे लड़की को लेकर जाने लगे तो उसने अपनी लटकती हुई बाहें उसकी तरफ फैला दी। उसका जी चाहा कि काश उस वक्त तो सचमुच वो छुरा उसके सीने में पार हो जाता। वो बेचैन होकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया गया और सुर्ख आंखों वाले ने आगे बढ़कर लड़की की फैली हुई बाहें अपने गले में डाल ली। लड़की की आंखें जैसे बेहद दर्द से बंद हो गईं। फिर आन की आन में कमरा खाली था, पहले से ज़्यादा वीरान और खामोश। वे सब जा चुके थे और वही उसी जगह ज़मीन पर बैठा था जहाँ लड़की जरा देर पहले कंघी कर रही थी। वो फैली हुई बाहों का सहारा न बन सका था। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसके सीने में कोई जिद्दी सी भावना मचल मचल कर उसे रुला रही थी। उसने जाने कितनी जवान औरतों को अगवा होते देखा, उनकी चीखें, उनकी फरियादें सुनी थी, मगर इस तरह कोई भी तो उसके दिल पर असर न कर सकी थी। मगर ये गुमसुम सी लड़की सिर्फ बाहें फैलाकर उसे किस कदर प्रभावित कर गई थी। उसके दिल जैसे नाजुक गोश्त से भरपूर चुटकी ले गई थी। जब वो जी भरकर रो चुका तो उसने कदमों से रौंदी हुई बाल, पिनों और क्लिपों को समेटकर एक तरफ रख दिया। उन्हें देखता रहा, उन्हें छूता रहा और हल्की सी गीली तौलिया को उठाकर सहलाता रहा। और फिर उस बिस्तर को देखने लगा जिस पर इस कदर सिलवटें पड़ी हुई थीं कि जैसे उस पर लगातार कई दिन तक कोई पड़ा करवटें बदलता रहा हो, पाँव रगड़ता रहा हो। वो सोचने लगा कि इस खूबसूरत और अजीब लड़की ने 3 दिन 3 रातें इस बिस्तर पर तड़प तड़प कर गुजारी हैं। और फिर वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की सिलवटें ठीक करने लगा। तकिए पर जगह जगह आंसुओं के बड़े बड़े धब्बे पड़े हुए थे। 3 दिन लगातार, 3 दिन तक वो रोती रही और फिर उसके ने थकन से निढाल होकर मुंह धोआ ताकि उसमें फिर रोने की हिम्मत पैदा हो जाए। और फिर वो अपने बाल संवारने बैठ गई थी। लेकिन बाल क्यों संवार रही थी? उसने साबुन से मुंह क्यों धोया? अगर थक गई थी तो मुंह पर यूं पानी के ही छींटे दे देती। मगर उसने तो बाकायदा साबुन से मुंह धोया था और चाव से श्रृंगार कर रही थी। शहर में सन्नाटा था, उसकी बिल्डिंग में सन्नाटा था। मौत सबको निकल गई थी। पूरी बिल्डिंग में भयानक वीरानी छाई हुई थी। जिंदगी का आसपास तो क्या, दूर दूर तक पता न था और वो श्रृंगार कर रही थी। एक एकांत खामोश कमरे में लगातार 3 दिन रो चुकने के बाद श्रृंगार कर रही थी, थकन से निढाल और चूर। आखिर वो किसके लिए श्रृंगार कर रही थी? क्यों? वो कौन सी भावना थी? कितनी अजीब, कितनी हसीन लड़की। और जब उसे उठाकर ले गए तो वो चुपचाप चली गई। फिर उसके मन मस्तिष्क को 2 फैली हुई बाहों ने जकड़ लिया। काश वो उस थकी थकी निढाल लड़की का सिर अपनी गोद में रख सकता, उसके सुर्ख फूले हुए पपोटों को सहला सकता। वो उसके लिए वो सब कुछ कर सकता जो वो चाहती थी। और फिर कुछ न कर सकने की भावना ने उसे बेचैन कर दिया। उसने सिरहाने से तकिया उठाकर उसकी गोद में रख लिया। तकिए के नीचे एक कागज पड़ा था, मैला, पुराना, गला हुआ। वो उसे खोलकर पढ़ने लगा। मेरी जान। वो पूरा खत जल्दी जल्दी पढ़ गया, लेकिन आखिर में जब वो पढ़ रहा था, मैं तुमसे जल्दी आकर मिलने वाला हूँ। मैं तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, इतना बेचैन कि मेरी राह में कोई बड़े से बड़ा तूफान भी आकर खड़ा हो जाए तो वो मुझे तुम तक पहुँचाने से नहीं रोक सकेगा। मैं तुम्हारे पास सीधा तुम्हारे कमरे में पहुँचूंगा जहाँ तुम बनी सवरी बैठी मेरी राह देख रही होंगी। और हाथ कांपे, खत छूटकर जमीन पर गिर गया। नीचे अचानक शोर होने लगा, धमाधम तेज आवाजें आने लगीं। शायद निकट की किसी बिल्डिंग का सामान लूटा जा रहा था। उसने बाल, पिने और क्लिप उठाकर जेब में डाल लिए और लड़खड़ाते हुए कदमों से सीढ़ियां तय करके चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा।
सोचते सोचते उसने एक बार फिर नाली की तरफ देखा। पानी बह चुका था और साबुन का झाग बुझकर खत्म हो चुका था।